अपने जीवन में जो भी आप चाहते हैं उसको पूरे मन से, पूरी मनोदशा से आप चाहें उसको, और उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। कभी भी आप अपने मन में नेगेटिव थाट नहीं आने दें कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा गया ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने मन को मना लिया कि हम जीत जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपको हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। इसलिए जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, उसको सबसे पहले तो आप अपने मन में विश्वास जगाइए कि आपके लिए बना है और आप इसे कर लेंगे। जो आई कैन डू इट, अपने अंदर आइए, फीलिंग लाइए, फिर देखिए आपकी तैयारी कैसे अच्छे से होगी और आप जो है कैसे और अच्छे से उसको कर पाएंगे और उसको पा लेंगे जो आप चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुबह 10 बजे रोज होता है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल का प्रैक्टिस सेट, उसी के साथ मैं आज उपस्थित हूँ। और शाम को होता है टीजीटी के लिए सोशल साइंस की प्रैक्टिस सेट, जो कि उसमें इतिहास और भूगोल की कंबाइन है। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। क्वेश्चन की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्या की जाएगी, तो आप जो है पेपर और पेन जरूर लेके बैठें, जिससे कि आप एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कांट गैसीय सिद्धांत, जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज ग्रहाणु परिकल्पना, रसेल द्वैतारक परिकल्पना, या फिर लाप्लास निहारिका परिकल्पना। तो कांट का गैसीय परिकल्पना है और जीन्स जेफ्रीज ने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया है, न कि ग्रहाणु परिकल्पना। इस तरह से बी गलत है और यही हमारा आंसर है। रसेल ने द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया है और लाप्लास ने निहारिका का। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन बी वाला जो है गलत है और यही हमारा आंसर है। हमसे गलत पूछा गया है। निम्न में से किस जलराशि की लवणता सबसे कम है? बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, या फिर लाल सागर। तो सबसे कम जिसकी लवणता है वह है बाल्टिक सागर की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न लवणता क्षेत्र वह समुद्री क्षेत्र होता है जहाँ लवणता की मात्रा 20% से 35% के मध्य रहती है, जैसे बाल्टिक सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर, आर्कटिक सागर आदि। अधिक लवणता के क्षेत्र जहाँ लवणता की मात्रा 37% से 40 के मध्य रहती है, जैसे लाल सागर, फारस की खाड़ी, रूम सागर आदि। अतः दिए गए विकल्प में क्या है? बाल्टिक सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो किसकी दिशा बदलती है? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? डार्विन का अवतलन सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत, या फिर भूरे का स्थिर तल खंड सिद्धांत। क्या है? यह है प्रगामी तरंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल का जो प्रीवियस ईयर है, मैं 2 पार्ट में इसको लाने वाला हूँ। पार्ट 1 जल्द ही रिलीज होगा। मान के चलिए रक्षाबंधन के अवसर पर आपको एक उपहार मिलने वाला है कि आप जो है कंबाइन यानी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो ये आपको रक्षाबंधन के अवसर पर मिलेगा। तो इसी के साथ आप जो है उस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टोरोपोड पंख होता है सिलिका प्रधान, चूना प्रधान, अकार्बनिक प्रधान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो टोरोपोड पंख होता है वो पहले तो होता क्या है? तो टोरोपोड जो पंख होता है, चूना प्रधान पंख के प्रमुख स्रोत ऐसे जीव होते हैं जो मुख्यतः कम गहरे उष्ण समुद्रों में मिलते हैं। इनमें चूनों का अंश अधिक पाया जाता है। इनमें टोरोपोड एवं ग्लोबिजेरिना पंख प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित खाइयों में कौन सा प्रशांत महासागर में अवस्थित नहीं है? अल्यूशियन खाई, टोंगा खाई, मेरियाना खाई, या फिर जावा खाई। तो जावा खाई स्थित नहीं है, टोंगा भी है, अल्यूशियन भी है और मेरियाना भी है। जावा खाई किस में है? तो जावा खाई जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जियोग्राफिका जेनरेलिस हेरोडोट्स, कास्मास हम्बोल्ट, अर्डकोंडे रीटर, या फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी रेड जेल की है। तो कॉस्मास हम्बोल्ट की पुस्तक है, अर्डकोंडे रीडर की पुस्तक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेड जेल की पुस्तक है। लेकिन जो ज्योग्राफी जनरेलिस है ये हेरोडोट्स की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जो है
जर्मन भूगोलवेत्ता वारनियस द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ये है वारनियस की पुस्तक है। यही हमारा करेक्ट आंसर है ए। निम्नलिखित जनजाति समूहों एवं उनके आवास समूह में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सवाना प्रदेश बुशमैन करेक्ट है। कांगो मसाई ये भी करेक्ट है। सऊदी अरब खिरगिज ये भी करेक्ट है। लेकिन जो मलय प्रायद्वीप हैं ये सेमांग ये करेक्ट नहीं है। यह जो है सेमांग जो जनजाति है वह मलय प्रायद्वीप में निवास करती है। कहाँ पे? मलय प्रायद्वीप में। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इस सही सम्मिलित पूछा है, सॉरी पूछा है कौन सम्मिलित सही है? सवाना गलत है, ये कांगो गलत है और सऊदी अरब ये गलत है। केवल और केवल डी सही है। क्योंकि जो बुशमैन जनजाति ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। बुशमैन कहाँ पे रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल। और मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। किर्गिज जनजाति कहाँ पे है? एशिया के ऊंचे पठारी भूभाग में निवास करती है। तो ये केवल सी सुमेलित है, बाकी तीनों असुमेलित हैं। मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित भूआकृतियों में से कौन सी एक अन्य तीनों से भिन्न है? यारडांग, ज्यूजेन, छत्रक शिला या फिर बालू का स्तूप। तो तीनों से कौन सा भिन्न है? बालू का स्तूप भिन्न है, बाकी तीनों एक तरह के हैं। भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित होती हैं? टी तरंग, एस तरंग, पी और एस तरंगे या फिर एल तरंगे। तो कौन सी हैं? ये हैं एस तरंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? चतुष्फलक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत या फिर भू संहति सिद्धांत। तो ये भी सिद्धांत है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो डी वाला है यह जो है महासागरों एवं महाद्वीपों से संबंधित सिद्धांत नहीं है। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो डी है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? यह जो है भू संहति सिद्धांत की परिकल्पना है। कौन सी है? भू संहति सिद्धांत। और यह संबंधित किससे है? यह जो है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित, इसकी उत्पत्ति से संबंधित ये है, पर्वत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? बेसिक आग्नेय, एसिड आग्नेय, उपयुक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा है? बेसिक आग्नेय सही है, ए ऑप्शन। एक तरफ दिया है राज्य, एक तरफ दिया है अणुशक्ति केंद्र। कौन से अणुशक्ति केंद्र किस राज्य में है ये आपको बताना था। तो जो गुजरात है, सॉरी गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में है काकरापारा। काकरापारा गुजरात में है। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में है कैगा, क से कैगा, क से कर्नाटक। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में जो है ये रावत भाटा है। और उत्तर प्रदेश में है क्या है? नरोरा है, आपको फेमस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में काकरापारा है। ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। असम में, बिहार में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में। तो कहाँ पे होती है? असम में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना जैवगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या फिर गोदावरी नदी घाटी। तो कौन सा है? यह है दामोदर नदी घाटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। बताना है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें क्या है? हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सभी सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों की उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। क्या है? अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है सही व्याख्या नहीं करता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ या फिर गोंडवाना। तो जो नवीनतम है वो गोंडवाना है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको सुमिलित करना है। एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया गया, एक तरफ दिया है देश। डोनेटस्क, कारागंडा, रूर या फिर कुजन्यटस्क। कौन सा करेक्ट है?
डोनाल्ड टस्क जो है, डोनाल्ड टस्क कहाँ पे है? ये है आपके यूक्रेन में। ये कहाँ पे है? ये यूक्रेन में है। कारागंडा कहाँ पे है? कारागंडा कजाकिस्तान में है। ये कजाकिस्तान में है। रूर कहाँ पे है? तो रूर जो है जर्मनी में है। और जो कुजनेस्टक है ये कहाँ पे है? ये आपका दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया में है। तो यही सुमेलित है, बाकी तीनों असुमेलित हैं, तो इस वजह से आपका डी आंसर सही है। अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएसए। सऊदी अरब, यूएसए, ईरान, रूस। यूएसए, सऊदी अरब, भारत, ईरान। तो यही कौन सा है जो सही अवरोही क्रम है? अवरोही में घटते क्रम में। यूएसए, सऊदी अरब, भारत, ईरान। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? चेना, फजेंडा, मिल्पा या फिर उपयुक्त सभी। तो चेना भी है, मिल्पा भी है, लेकिन फजेंडा क्या है? ये काफ़ी के जो बागान होते हैं उनको फजेंडा बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से किया जाता है कहलाती है मिश्रित कृषि, विस्तृत कृषि, उद्यान कृषि या फिर गहन कृषि। तो जिसमें यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं विस्तृत कृषि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया है? हेविसाइड, नेपियर झा, मर्सेल निकोलेट या फिर कैनेली। तो किसने विवाद किया है? मर्सेल निकोलेट ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100% है तो ध्रुव में यह होगा 40%, 43%, 20% या फिर 42%। तो ये कहाँ कितना होगा? जो ध्रुवीय पर होगा यह होगा 42%। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका, खमसिन, मिस्र, मिस्ट्रल, फ्रांस या फिर हरमटन, इथोपिया। तो चिनूक भी सही है, खमसिन भी सही है, मिस्ट्रल भी सही है, लेकिन जो हरमटन है ये इथोपिया में नहीं, ये कहाँ चलता है? ये चलता है गिनी तट पर। कहाँ चलता है? गिनी तट पर। इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट है। वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सही क्रम में लगाना है। भूमध्य रेखीय न्यून, उपोष्ण उच्च, ध्रुवी उच्च या फिर उपध्रुवी न्यून। इसका जो सही जो क्रम है वो है भूमध्य रेखीय न्यून, उपोष्ण उच्च, उपध्रुवी न्यून, ध्रुवी उच्च, यानी कि सी ऑप्शन सही है और यही इसका क्रम है। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? गर्म मरुस्थली, ठंडे मरुस्थली, मरुस्थलीय प्रदेश या फिर टैगा प्रदेश। तो दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम होता है गर्म मरुस्थलीय प्रदेश में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सत्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किस में तापमान स्थिर रहता है? समताप मंडल में, क्षोभ सीमा में, मध्य मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में। तो जिसमें तापमान स्थिर रहता है वो जो हमारा मंडल है वो है क्षोभ सीमा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया था जोसेफ फोरियर द्वारा, रोलैंड द्वारा, जेम्स हटन द्वारा, मोलिना द्वारा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो प्रथम बार विवरण दिया गया था वो दिया गया था जोसेफ फोरियर द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सागर के सतही जल का औसत तापमान होता है 22 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 26.7 डिग्री सेल्सियस या फिर 18.6 डिग्री सेल्सियस। तो सतही जल का जो औसत तापमान होता है 18.6 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पतियों की वृद्धि को निर्धारित करता है? तापमान, जलवायु, मृदा या फिर उपयुक्त सभी। तो जो वनस्पतियों की वृद्धि है उसको जो निर्धारित करता है वह तापमान, मृदा और जलवायु तीनों निर्धारित करता है। इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट है। पर्यावरण के जैविक संगठक में शामिल नहीं है जंतु तंत्र, सूक्ष्म जीव तंत्र, पादप तंत्र या फिर मृदा तंत्र। तो कौन सा नहीं शामिल है? इसमें जो मृदा तंत्र है यह शामिल नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। शामिल क्या क्या होता है? जंतु तंत्र, पादप तंत्र, सूक्ष्म जीव तंत्र पर्यावरण के जैविक संगठक है। मृदा, जल, तापमान, वर्षा, सूर्यप्रकाश एवं वायुमंडल में विद्यमान रासायनिक पदार्थ पर्यावरण के अजैव घटक होते हैं। ये क्या है? ये अजैव घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र
क्रियाशील होता है ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से, जीव समूहों को उनके पर्यावरण के साथ बढ़ते हुए अंतर संबंधों के माध्यम से, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के एकीकरण के माध्यम से, या फिर डी भौतिक रासायनिक पर्यावरण के माध्यम से। तो कौन सा है? ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से क्या होता है? क्रियाशील होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट प्रश्न इस सेशन का, थानथेड द्वारा निम्न में से किस तत्व को जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में आधार नहीं माना गया है? तापमान का प्रभाव, वृष्टि का प्रभाव, वर्षा का मौसमी वितरण, या फिर स्थानिक वनस्पति। तो किसको आधार नहीं माना गया है? जो स्थानिक वनस्पति होती है उसको जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में उसका आधार नहीं माना गया है, इन सबको माना गया है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और इसमें 32 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो यदि आप कॉपी और पेन नहीं लिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जहाँ इंपॉर्टेंट लगे आप वहाँ उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, उस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, के वीरेशलिंगम, के एन नटराजन, या फिर के एम जी रनाडे ने? तो इसको शुरू किया था के एन नटराजन ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1890 में, और ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 1840 में पूना परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? बाल शास्त्री जांभेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, या फिर दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर? तो ये शुरू किया था दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। यदि आप जानते हैं कि ये कब शुरू किया गया तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहा 1835-36, 39 से 40, 1837 से 38, या फिर 1832 से 33? तो ये कब रहा था, कब तक रहा था? ये रहा था 1835 से 1836 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसने समाचार पत्रों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया था। मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब, किला ए कोहना, या फिर पंचमहल? कौन सा स्थित नहीं है? ये है आपका सी, किला ए कोहना स्थित नहीं है। बाकी ये बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? मसवस, सुल्तानाती, सूरत, हुगली। मसवस, सूरत, सुल्तानाती, हुगली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सूरत, यानी कि सूरत, मसवस, हुगली और फिर सुल्तानाती। ये इसका क्रम है। ये कब कब स्थापित किया गया था? यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1613 में अंग्रेज़ों ने सूरत में कारखाना स्थापित किया था, यानी कि सबसे पहले 1613 में। उसके बाद जो है 1639 में मसवस में स्थापना की थी। उसके बाद 1651 में हुगली में तथा 1690 में सुल्तानाती में स्थापना की थी। तो 1613, 1639, 1651 और 1690 ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका? तो किसके सुझाव पर जो है ये बहिष्कार किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकात नासरी, खैर उल मजालिस, रेहला, या फिर फुतूह उस सलातीन? तो ये कौन सा है? ये है आपका बी ऑप्शन, खैर उल मजालिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? वेश्यालयों से होने वाली आय से, सामान पर लगने वाले कर से, भू राजस्व से, या फिर मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से? तो किससे दिया जाता था? ये दिया था वेश्यालयों की होने वाली आय से, यानी कि वेश्यालयों से जो आय होती थी उससे पुलिस का वेतन दिया जाता था। निम्न में से किस भवन में चतुष्केंशवंशीय
मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम, फतेहपुर सीकरी में भवन या फिर चित्तौड़ का दुर्ग। तो किस में किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए अलाई दरवाज़ा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? गुलबदनम बेगम अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर, सफ़ी खां शाहजहां या फिर जेबुन्निसा बहादुर शाह द्वितीय। तो ये क्या दिया कि गुलबदन बेगम ने अकबर के काल में हुमायूंनामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो क्या है उसको आइए दिखते हैं। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के काल में पादशाहनामा, तो ये शाहजहां होगा, पादशाहनामा की रचना की है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और खफ़ी खां ने औरंगजेब के समय मुंतखब उल लुबाब की रचना की है। और जेबुन्निसा औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संत को स्वीकार किया था? गायकवाड़, सिंधिया, भोसले या फिर होलकर। तो सबसे अंत में किसने स्वीकार किया था? वे कहते हैं होलकरों ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? कैलाशनाथ मंदिर यानी कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, या पट्टदकल मंदिर ऐहोल में है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में, ये उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था वो कौन था? निकीतिन, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता या फिर फरिश्ता। तो ये कौन था? ये था निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये कौन था? ये था 1935 का एक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दस्तक शब्द से तात्पर्य क्या है? निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार, उपद्रव, हुगली का समीपवर्ती बंदरगाह या फिर बाजार स्थल। तो यदि आपने पढ़ा है तो आपको भली बात पता होगा। दस्तक क्या था? एक निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार से है, जो कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार के लिए दस्तक जारी किया था, जिसका ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए भी दुरुपयोग किया गया था। तो आपको ये क्या लगाना है? ये ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विद्रोह का अग्रदूत कौन नहीं था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान या फिर अहोम विद्रोह। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उलगुलान। किसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर बीजी तिलक ने। किसने लिखी थी? ये लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1908 में लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खां, आगा खां या फिर सैयद अमीर अली। किसका हुआ था? ये हुआ था आगा खां का। सी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति का एक परित्याग किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, एमहर्स्ट, बेंटिक या फिर कैनिंग ने। किसने किया था? ये किया था बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1831 ईस्वी का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? गुजरात, बंगाल, राजपूताना या फिर छोटा नागपुर। तो किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था डी ऑप्शन, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वायसराय कौन थे? वेवेल, लिनलिथगो, विलिंगटन या फिर इरविन। तो ये कौन थे? ये थे लिनलिथगो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतों में दैध शासन कब लागू किया गया था? 1919, 1929, 1944 या फिर 1943। तो ये किया गया था 1919 में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सही है? कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया, हिंदुओं को बहुत सुविधाएं दी, मुस्लिम लीग को अलग रखा गया, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था। बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? पूर्व बंगाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा और बिहार या फिर सभी राज्य बने। तो कौन कौन बने थे? ये बने थे
उड़ीसा और बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम निकला? कांग्रेस ने विरोध किया, लीग ने समर्थन किया, गांधी जी ने स्वागत किया, या फिर सभी गलत हैं। तो क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम हुआ, या भली भांति जानते हैं। और ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में था, यानी कि मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। और इसका कांग्रेस ने क्या किया था? विरोध किया था। आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? मालवीय, गोखले, तिलक या फिर भगत सिंह। तो कौन था? ये थे भगत सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट से हुआ था? 1861, 1892, 1909 या फिर 1919। किससे हुआ था? ये हुआ था 1919 से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया था? 2, 3, 4 या फिर 5। कितने श्रेणियों में किया गया था? ये किया गया था 3 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन सा था? ये था वे राज्य जिनके निर्माण में अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था। इन राज्यों में गोद प्रथा पर पूर्णतः पाबंदी थी। अगला था वे अधीनस्थ राज्य जिन्हें गोद लेने से पूर्व सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। और तीसरा था वे देशी राज्य जो गोद प्रथा अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। तो इस तरह से 3 श्रेणियाँ थी। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? 1790, 1793, 1799 या फिर 1758। तो ये कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1793 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया था? रूसी राजदूत का स्वागत, अंग्रेजों द्वारा क्वेटा पर अधिकार, अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा था? ये था अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपने कितने सही किया आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।